नमस्कार। मैं हूं तेजिंदर छाबड़ा, एस्ट्रो ज्योति से। आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो है हमारा प्रश्न शास्त्र का डे 7 का क्लास है। तो आपका कोई भी अगर कोई क्वेश्चन हो पहली 6 क्लासेस से रिलेटेड, आप अभी पहले पूछ लीजिए। तो विद इन 5 मिनट्स फिर हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो हम डायरेक्ट क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेस कर लीजिए और क्वेश्चन पूछ लीजिएगा अपना। एंड प्लीज जो जो क्वेश्चन पूछे प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें। मैडम एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल। मैडम बस थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी आ रही थी, जिस ग्रह का नीच भंग हो जाता है हम्म। तो उस ग्रह का फल क्या होता है? उसका होता है या मित्र का होता है या शत्रु का होता है? मतलब क्या, क्योंकि बैठा तो जब वो नीच अगर हुआ था तो बैठा शत्रु राशि में था, तो उसका वो क्या मतलब फल देगा वो? नीच भंग के कुछ योग होते हैं, अगर उन योगों में आ गया तो वो नीच भंग राजयोग कहलाता ठीक। है। राजयोग की तरह उसके फल मिलते हैं, अच्छे फल हो जाते हैं, शुभ फल हो जाते हैं। जैसे कि अगर द्वादश का स्वामी अष्टम में आ गया हम्म। तो वो नीच भंग राजयोग हो गया। और भी ऐसे कई योग हैं। तो अगर नीच का जो ग्रह है वो अपनी ही राशि में जाके स्वराशि का हो जाए या उच्च का हो जाए तो भी वो नीच भंग राजयोग। जिस राशि में है वो ग्रह अगर उच्च का हो, हम्म। वो राशि स्वामी, तब ठीक। भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। तो ऐसे कई योग हैं जो कि नीच के होते हुए भी वो राजयोग बना ले। और वो राजयोग मिलता कब है? पर्टिकुलर दशा आने। ठीक। ऐसे नहीं होता कि सारी उम्र राजयोग है तो योग राजा ही बन के रहे। उस पर्टिकुलर दशा में उसको कोई उस भाव से रिलेटेड जो है वो उसको मिल जाएगा, ग्रह और भाव से रिलेटेड उसको फल मिल जाएगा। अच्छा। तो हम ये मान सकते हैं या तो राज होगा या वो उच्च के बराबर फल देगा? उसके बराबर फल देगा। और नीच भंग राजियों की एक विशेषता ये है, वो नीचे से ऊपर उठाता है, अच्छा। रंक से राजा बनाता है। थैंक यू मैडम। जी। हाँ जी गीत, आप बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम आपने जितना पढ़ाया है मुझे समझ आ रहा है, बट जो कुंडली आपने हमें डाउनलोड के लिए बोला था, मैंने हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए। जो राहु केतु शनि मुझे उसमें समझ आ रहा है, लेकिन उसमें से 3 हट के जो वहां पे आया यू ने पेलू ऐसे कुछ करके है, जो मुझे उसका मतलब समझ नहीं आया कि उसके यू अंदर ने क्या क्या पेलू रखा नहीं है वो। है, वो मुझे है, समझ नहीं आया। वो मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था। यू से है यूरेनस, जी। ने से है अच्छा। नेपच्यून, और पेलू नहीं है, वो प्लूटो है। पता नहीं मैम, एक्चुअली गलती से मैंने हिंदी कर दिया, हिंदी से मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई। कोई बात नहीं। वो यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो हैं जो हमारे अच्छा। सौरमंडल के सबसे बाहरी ग्रह हैं शनि के बाद। तो उनको हमारा जो, मैंने फर्स्ट क्लास में इस पे बात की थी, फर्स्ट या सेकंड, आई डोंट रिमेम्बर, कि हाँ इनको हम हाँ जी, किया था। ज्योतिष शास्त्र में इन ग्रहों को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इनकी अर्थ से दूरी बहुत ज्यादा है। और बहुत जी। ज्यादा दूरी होने के कारण ये हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं डालते। वैसे जो लेटेस्ट अभी इसकी स्टडीज हैं प्रश्न शास्त्र की, उसमें कहा गया है कि यूरेनस को कंसीडर करना चाहिए। यूरेनस के इफेक्ट्स हमें जो है वो पॉजिटिव दिखाई दे। अभी इसके लिए और ओके। स्टडीज करनी पड़ेंगी। यूरेनस कौन से भाव में अच्छे फल देगा, कौन से भाव में अच्छे फल नहीं देगा, उसकी स्टडीज करके ही हम इसको कंसीडर कर सकते ओके, समझ गई, मेरी गलती थी, मैंने हिंदी में कर दिया इसलिए मेरी गलती हो गई। हैं। कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू। और किसी का ये हैंड रेज है? शायद दीपाली जी का। नहीं, वो गीत का ही था मैम, गीत का ही था वो। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लीजिए।
अदरवाइज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट कर दीजिए मैम, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। जी, सभी का इस क्लास में बहुत बहुत वेलकम है। गुड इवनिंग, नमस्कार, एज यूजुअल सत श्री अकाल। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रश्न शास्त्र के ऊपर काफी पढ़ चुके हैं, अ, और आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कुछ और प्रश्न शास्त्र के कुछ और हैं, या हम कह सकते हैं कि कुछ छोटे छोटे उसके ट्रिक्स हैं जिनको हमें देखना जरूरी होता है, जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो प्रश्न के आंसर में बहुत हमें एक्यूरेसी देते। तो उसमें हम पहले देखते हैं ग्रहों के समीपस्थ अंश। तो हमने अंश क्या होता है, डिग्रीज। तो जैसा कि हमने देखा कि कई बार क्या होता है, ग्रहों की कंजंक्शन होती है एक ही भाव में, दो ग्रह होते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चंद्र और शनि है, चंद्र और शनि क्या बनाते हैं, विष योग बनाते हैं। अब इसमें दो चीज देखेंगे कि उनकी डिग्रीज कितनी है। क्या डिग्रीज नजदीक है? मान लीजिए चंद्रमा की डिग्री 10 डिग्री है और शनि की डिग्री 15 तक है, आसपास है, 12 है, तो एक्चुअल में वो शनि योग होगा, क्योंकि वो दोनों समीप हैं, नजदीक हैं। अगर चंद्रमा 10 डिग्री पे है और शनि 25 डिग्री पे है, तो विष योग का जो इफेक्ट है वो नहीं होगा, कम होगा। उसके जो अशुभ फल है वो उतने ज्यादा नजर नहीं आए। तो हमेशा जब भी हम प्रश्न कुंडली देखते हैं तो डिग्रीज देख लीजिए कि अगर उनकी कंजंक्शन है तो ऐसे ही शुभ ग्रह, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर गुरु और चंद्रमा एक साथ हैं, एक ही ग्रह में है, एक ही राशि में, तो हम बोलते हैं तो आ, बहुत अच्छा योग है, शुभ योग है। लेकिन क्या होता है, अगर डिग्री नजदीक है तब तो वो शुभ है, लेकिन डिग्री में वो डिग्री वाइज दूर है, तो फिर उनका इफेक्ट गज केसरी जो योग बनता है। गज केसरी योग बहुत अच्छा होता है, सफल, हर चीज में सफलता दिलाता है, धन के लिए अच्छा, हेल्थ के लिए अच्छा, खुशियों के लिए अच्छा। लेकिन गज केसरी अगर है तो असर तो होगा उसका, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होगा अगर डिग्री वाइज चंद्रमा और जो है। यस मैडम, मैं जी। एक बात कहना चाहता हूँ। हम्म, आई इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। मेरे ख्याल से अब जैसे मैंने विश्व योग को ना, मतलब बहुत थोड़े पीरियड में 2 बार झेला है, और उसमें मुझे बहुत टेंशन, मतलब काफी नुकसान होते तो बच गया, लेकिन नुकसान तो हुआ। मेरे ख्याल से जब जैसे शनि और चंद्रमा है, शनि की जब अंतरदशा आती है, क्योंकि अंतरदशा मेरी चल रही है, उसमें मैंने देखा कि ये चीज का असर होता है, अदरवाइज वैसे विषयों का असर नहीं हुआ। अब ये बात मैडम मेरा एक्सपीरियंस है, अब इसको करेक्ट कर दीजिए अगर मैं ठीक। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी महादशा में फल जो है वो इतने ज्यादा नहीं दिखाई देते जितने कि अंतर और प्रत्यंतर दशा में दिखते हैं। और ये आप ठीक कह रहे हैं, ये आप सिर्फ विषयोग की बात मत करिए, कोई भी योग है, एनी योग, कुंडली में बहुत सारे योग हैं, लेकिन वो इफेक्ट तभी करते हैं जब उसकी दशा आती है, और दशा के साथ साथ गोचर भी हो। दशा गोचर में और जैसे इसमें मैडम क्या क्या कहते हैं, अगर देखेंगे गोचर में शनि जो है वो कुंभ लगन में चल रहा है, कुंभ बिल्कुल राशि में चल रहा है। अब हुआ गया मैडम, वो वहां पे चंद्रमा आया, जैसे ही अब जैसे अभी 2 दिन बाद 4 दिन बाद फिर आने वाला है, तो मैडम मुझे अभी से ही घबराहट है कि कोई ऐसा समस्या खड़ी ना कर दे। क्योंकि बस वो ये होता है क्या है कि वो जब आता है, अब जब तक ये चंद्र शनि वहां बैठे, क्योंकि कुंभ लगन मेरा भी है, अब शनि वहां जब तक बैठेगा तब तक चंद्रमा जब भी आएंगे 28 दिनों में, तो कुछ गोचर में भी बहुत सारे होती हैं चीजें, तभी गोचर इफेक्ट होता है, हमेशा गोचर भी इफेक्ट नहीं कर पाता है। जी। तो गोचर आप, जैसे कि मैं आज एक गोचर की ही स्पेशल क्लास पढ़ा रही थी। मैम सर सॉरी, एक एक इंटरप्शन दूंगा मैं। जी सर बिल्कुल। आपका अगर कुंभ लगन है तो आपकी अभी शनि की 7.5 भी चल रही है, तो विष योग से ज्यादा 7.5 का इफेक्ट आ रहा होगा आपके ऊपर अभी।
ये भी हो सकता है, ये मैं ध्यान नहीं कम दे तो 7:30 हर आप पढ़ाएंगे कोई क्लास लगाना, अब मैं बताना 7:30 कैसे देखी जाती है। आपकी 7:30 चल रही है, आपका कुंभ बिल्कुल। लगन है, क्योंकि मेरा भी कुंभ लगन है। हाँ, अच्छा अच्छा 7:30 शुरू हो गई है। हाँ जी, ये हाँ। जैसे मीन मीन राशि वाले हैं उन पे भी है, तो ये ढैया शुरू हो गई है। तो 7:30 इसकी शनि की 7:30 भी चल रही है, सॉरी लेकिन सॉरी तेजिंदर जी, सॉरी 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 सॉरी, मैं करेक्शन। आपका राशि कौन सी है सर, राशि कौन सी है? राशि कर्क है। सॉरी, फिर नहीं चल रहा पे है, नहीं है, उस पे फिर नहीं नहीं है, है। फिर नहीं है। तेजिंदर जी चंद्र मेरी एक रिक्वेस्ट चंद्र मानोगे आप? राशि पे ही ये मैडम इसका इफेक्ट होता तेजिंदर है। जी से एक रिक्वेस्ट करनी है। जी तेजिंदर सर, जी, जी सर, जी अगली सर। क्लास ऐसा करो 7:30 के ऊपर लगा दो, चाहे बेशक 5-7 लेक्चर की लगा दो, पर लगा दो आप। हमें ठीक है 7:30 सर। जरा बताओ कैसे देखनी है, क्या देखनी है, हमें नहीं आता। 7:30 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चंद्र राशि से देखते हैं 7:30, लग्न राशि से नहीं देखते हैं। ठीक है, बस तो अगर तेजिंदर आपकी जी चंद्र ये राशि नोट कर कुंभ लीजिए, है हमारी तो आए। मेरी डिमांड नोट कर लीजिए तेजिंदर जी। नोटेड सर, नोटेड। नेक्स्ट कोर्स में जब आएगा तो उसके अंदर 7:30 कवर होगी। जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू। ओके सर। तो गोचर के भी बहुत से हैं, जैसे गोचर के वेद होते हैं। किसी और भाव में कोई ग्रह पर्टिकुलर भाव में है तो गोचर काम नहीं करता है। तो बहुत सारे, आप ऐसे मत सोचिए कि अगर चंद्रमा का गोचर शनि पे आया तो वो बैड इफेक्ट आपको आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो इफेक्ट ना भी करे, जी तो उसको आप ध्यान से देखिए। ठीक। तो थैंक यू ये मैडम। हमने देखा, ग्रहों के डिग्रीज पे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, डिग्रीज अगर नजदीक हैं तो उसका असर। और अब हम देखेंगे राहु केतु का प्रश्न शास्त्र में कितना रोल है। राहु केतु की जो है प्रश्न शास्त्र में बहुत ज्यादा राहु केतु के ऊपर जो है वो स्टडीज इतनी नहीं मिलती हैं। लेकिन राहु केतु अगर किसी भाव में हम जिसका विश्लेषण कर रहे हैं, जैसे लग्नेश या कार्येश के साथ हमें राहु केतु मिल जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उनको जो है बहुत अच्छा जो है परिणाम नहीं देते। उनका जो फल है, परिणाम है, वो बहुत पॉजिटिव नहीं होता है। प्रश्न जो है उसकी सक्सेस को कम करते हैं राहु और केतु की प्रेजेंस। अब हम देखते हैं नक्षत्र का क्या रोल। नक्षत्र जो है, हमें लग्नेश और कार्येश का नक्षत्र जरूर देखना चाहिए। अगर नक्षत्र लग्नेश के नक्षत्र स्वामी और लग्नेश में मित्रता है, तो आप देख सकते हैं कि वो कार्य जो है वो सफलता की तरफ जाएगा। और कार्येश और नक्षत्र स्वामी की भी, अगर दोनों ही शत्रु हैं, तो आपका काम, सारे आपको योग दिख रहे हैं कि सारे पॉजिटिव है, लेकिन वहां पे ऑब्स्टिकल्स आएंगे। वो काम आपको होता हुआ दिखेगा, लेकिन नहीं होगा। अगर दोनों मित्र हैं तो वो काम जरूर होगा। और अगर एक मित्र एक शत्रु है, 50-50 उसके चांसेस हो जाए। उदय लग्न और आरूढ़ लग्न दोनों को देखेंगे तो हम इस पे बात कर चुके हैं, आरूढ़ लग्न कौन सी होती है, उदय लग्न कौन सी। अगर दोनों ही लग्न चर आती है, उदय लग्न भी चर है और आरूढ़ लग्न भी चर है, तो प्रश्न की संपूर्ण सफलता वहीं दिख जाती है। पहले हम उदय लग्न से ही देख लेते हैं। चर है, चर राशि आई है, तो हम कह सकते हैं कि हमको पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। अगर आरूढ़ लग्न में चर है तो उसकी सफलता जो है वो काफी बढ़ जाती है। बाकी और फैक्टर्स तो देखेंगे ही, लेकिन हम कह सकते हैं दोनों लग्न चर हैं, उसकी सफलता बहुत जो है वो नजदीक आ गई। अगर एक स्थिर है और दूसरा द्विष भाव है, तो वो असफलता की तरफ ले जाता है। 100% नहीं होगी, लेकिन 50% असफलता दिखाई देगी। दोनों इस स्थिर लग्न आ गई, तो प्रश्न जो है वो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसी सिचुएशन आज है वैसी ही रहेगी।
और एक चर और दूसरा द्विस्वभाव है, तो उसमें 25% सक्सेस नहीं है, 75% सक्सेस। और एक स्थिर और दूसरा द्विस्वभाव है, तो उसमें 25% सफलता है। तो इस तरह से हम, और एक चर और दूसरा स्थिर है, उसमें भी हम 50-50% जो है वो कह सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं नवांश की ओर, अगर नवांश राशि, आप नवांश कुंडली का पता है आपको, D9 कुंडली होती है। अगर आपने एस्ट्रोसेज जो है डाउनलोड की है, तो आपके पास नवांश कुंडली निकल आएगी। नवांश कुंडली क्या होती है, ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि नवांश कुंडली जो है वो, हम कुंडली को 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और टोटल जो है वो 9 पार्ट्स में डिवाइड करके हम 3.20 डिग्रीज का एक पार्ट आ जाता है। 30 डिग्रीज हैं, वो 9 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और स्टार्टिंग से हम देखते हैं, जो पहला नवांश है वो 320 से स्टार्ट होता है, और 320 से 640 तक। इस तरह 320 के 30 तक हम 9 नवांश आ गए। पहला नवांश होता है 640 तक, उसके बाद नेक्स्ट नवांश आता है। तो अगर हमारा ग्रह 320 से 640 के बीच में है, तो वो पहले नवांश में होगा। दूसरे नवांश में होगा 0 to 320, पहले नवांश में 0 से लेके 320, दूसरे नवांश में 320 से 640। तो सेकंड जो है वो, अगर 320 से 640 है, तो वो सेकंड नवांश। इसी तरह हम 320 आगे बढ़ाते जाएंगे, और 9 नवांश हम ले लेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि नवांश कुंडली हमारी, इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप नवांश कुंडली एस्ट्रोसेज पे बनी बनाई देख लीजिए। अब आप देखिए कि लग्न नवांश कुंडली की और D1 चार्ट की, मेन लग्न जो कुंडली है आपकी कृष्ण कुंडली, उसमें दोनों में लग्न चर आ रही है। तो अगर दोनों की लग्न चर है, तो भी आप अब समझ ही गए होंगे कि दोनों लग्न चर है, तो आपकी प्रश्न की सफलता जो है ज्यादा है। अगर दोनों में नवांश में एक ही भाव में एक ही ग्रह है, तो भी जो है वो वर्गोत्तम कहलाता है, तब भी उसकी सफलता बढ़ जाती है। तो इसी तरह नवांश कुंडली को भी प्रश्न कुंडली की तरह ही कंसीडर करेंगे। से भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, उस ग्रह की क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उस नवांश कुंडली को भी हम एक बार जरूर देखेंगे। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल देती है। नवांश कुंडली क्यों डी के 60 तक चार्ट्स हैं, क्योंकि जितने भी डी चार्ट्स हैं उसमें लग्न के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, और उसके बाद नवांश कुंडली को उसके सेकंड नंबर पे मार्क्स मिलते हैं। तो वैसे नवांश कुंडली को हम विवाह के लिए दें, मैरिज के लिए दें, लेकिन प्रश्न कुंडली में जब भी आप किसी भी चीज के लिए प्रश्न कुंडली लगाते हैं, एक बार नवांश कुंडली जरूर कंसीडर करेंगे। और जिस तरह प्रश्न कुंडली को आप सारे भाव और राशि ग्रह कंसीडर करें, उसी तरह नवांश के लिए, नवांश में अगर कोई ग्रह अशुभ है और लग्न कुंडली में शुभ है, तो उसकी शुभता उतनी ज्यादा नहीं। और अगर लग्न कुंडली में अशुभ है और नवांश में शुभ है, तो वो शुभ के फल देता है। तो ये जो है हमें जरूर देखना है। अब हम देखते हैं कि नक्षत्र सूत्र, इसके लिए क्या करते हैं, उदय लग्न के नक्षत्र से जन्म नक्षत्र, उदय लग्न मतलब जो हमारी प्रश्न कुंडली में नक्षत्र है, उसके नक्षत्र से हम जन्म नक्षत्र को गिनते हैं, वो कौन से नंबर पे है। हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, और वो पर्टिकुलर सीक्वेंस में है।
जैसे मैंने पहले भी बताया था, जैसे अश्विनी 1, भरणी, कृतिका 3rd, रोहिणी 4, तो ऐसे 27 नक्षत्र हैं, उनके सीक्वेंस है। तो हम देख लेते हैं कि उदय नक्षत्र, लग्न नक्षत्र कौन सा है और जन्म नक्षत्र कौन सा है। ये किसी जिस पे मान लीजिए कि जो उदय नक्षत्र है वो अनुराधा है, अनुराधा 17th नंबर का नक्षत्र है, और जो जन्म नक्षत्र है वो अश्विनी है। तो हम अनुराधा से अश्विनी तक गिनेंगे कौन सा नंबर आता है, उस नंबर को हम डिवाइड करते हैं 3 से। मैम एक बार ये बोर्ड पे समझा दीजिए सारा कंप्लीट, नहीं हाँ जी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगी। उदय नक्षत्र भी बता दीजिएगा, और जो आप बता रहे हैं ना जन्म नक्षत्र, दैट इज हाँ ऑफ जी, प्रश्न ना, प्रश्न का बता रहे हैं ना, प्रश्न कुंडली का। हाँ जी, प्रश्न बोलो। एक बार कुंडली बना के ना जो भी है आप थोड़ा सा इसमें समझा दीजिएगा। देखिए, उदय लग्न का जो लग्न आती है मेन, फर्स्ट फर्स्ट हाउस, उसका हम नक्षत्र देखेंगे। और ये नक्षत्र आप कहाँ से देखेंगे? एस्ट्रोसेज की कुंडली खोलिए, उसमें आपको नक्षत्र मिल जाएंगे, एसेंडेंट नक्षत्र मिल जाएगा। वहां से आपने देख लिया, मान लीजिए अनुराधा है, अनुराधा है 17th नक्षत्र, और जन्म नक्षत्र है अश्विनी, जन्म नक्षत्र है फर्स्ट। अब आप 17th से फर्स्ट तक काउंट कीजिए, कौन करेगा? किसका मैथ्स बड़ा तेज है? अलंकृता आप कीजिए, 17th से फर्स्ट तक आइए, 27 नक्षत्र है। जन नक्षत्र में इनको बता रही है, चंद्रमा का जो नक्षत्र होगा दैट इज कॉल्ड जन्म नक्षत्र। जन्म नक्षत्र होता है, जो चंद्र नक्षत्र है वो जन्म नक्षत्र होता है। ये जन्म नक्षत्र है या चंद्र नक्षत्र कह सकते हैं, जिसमें चंद्रमा हो। 12 12 आए, 12 को हम डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आएगा यहाँ पे? 4 4 आ गया। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि अब यहाँ पे जो 4 आ गया, और जो डिवाइडेड में शेष फल जो होता है वो हो गया 0, कुछ नहीं बचा ना नीचे। तो हम देखेंगे, अगर शेष फल, हम इसको डिवीजन को 1 नहीं देखेंगे। बचेगा। देखिए, यहाँ पे 0 बचेगा। तो अगर यहाँ पे 0 बचता है तो उसका जो परिणाम है वो बहुत ज्यादा जो है पॉजिटिव नहीं आएगा। अगर 1 बचता है दैट इज गुड, 2 बचता है तो 50% पॉजिटिव, और 3 बचता है तो नेगेटिव। 3 से ज्यादा जो है वो बहुत अच्छा कंसीडर नहीं करते हैं। हम थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर लीजिएगा, पूरा नीचे तक नहीं दिख रहा बोर्ड। अब ठीक है। ठीक ठीक है, 3 से ज्यादा जितना आता है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। 0 50% कह सकते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव, 1 जो है वो पूरा पॉजिटिव, सेकंड भी 50%, और थर्ड के बाद नेगेटिव ही इम्पैक्ट। तो ये नक्षत्र सूत्र है, इसको आप अप्लाई करिए। बहुत सारी चीजें आपको डेप्थ में जाने से पहले ही आंसर दे देंगी कि नहीं, दिस इज नॉट। मैडम ये उदय लगन क्या होता है? उदय लगन जो प्रश्न शास्त्र में प्रश्न कुंडली की लग्न है, अच्छा, ओके उसको हम उदय, जो उदय हो रही है ना राशि, उसको फिर उदय लग्न ओके कहते ओके। मैडम जन्म नक्षत्र प्रश्न पूछने वाले का नक्षत्र होगा कि उस दिन का चंद्र नक्षत्र होगा? हैं। चंद्र नक्षत्र,
चंद्र नक्षत्र को ही जन्म नक्षत्र कहते हैं, जिसमें चंद्रमा हो जिस नक्षत्र में वो चंद्र नक्षत्र हो। तो ये नक्षत्र वाला समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि महासूत्र है आरूढ़ लग्न राशि और उससे दशम। आरूढ़ लग्न यहाँ पे हमने देखी थी, आरूढ़ लग्न निकालनी। अब जो आरूढ़ लग्न आएगी, आरूढ़ लग्न से 10th, आरूढ़ लग्न से 10वीं, राशि जो 10वें भाव में जो राशि है, 10th हाउस में जो राशि है, वो देखेंगे कि लग्न, आरूढ़ लग्न की और 10वें हाउस की राशि दोनों चर हैं। अब यहाँ पे हम चंद्र राशियां और सौर्य राशियां देखेंगे। चंद्र राशियां हैं 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये चंद्र राशि है। और सौर राशि है 4, 3। ये चंद्र राशि, ये सौर राशियां है, चंद्र राशियां हैं 4, 3, 2, 11 और 1 भी है इसमें, और 12। ये सौर राशियां हैं, ये दिन में बली होती है। चंद्र राशियां रात में बली। ये सौर राशियां 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 3, 2, 11, 1, 12। ये हैं चंद्र राशियां। और ये रात, ये दिवा बली, ये रात्रि बली भी कहा जाता है। अगर दोनों, मतलब आरूढ़ लग्न और उससे 10वें राशि भाव में जो राशि है, 10वां भाव नहीं, उस 10वें भाव में जो राशि है, अगर दोनों चर हैं, यानी रात्रि बली हैं, चंद्र राशियां हैं और रात्रि बली हैं, तो प्रश्न जो है वो सफलता की तरफ होता है। अगर चंद्र राशि है दोनों लग्न में, प्लस 10th, चंद्र राशियां हैं तो वो सफलता। हम दोनों लग्न मतलब D1 एंड D9 दोनों। नहीं, D1 नहीं, यहाँ पे आरूढ़ लग्न लेंगे। अच्छा, आरूढ़ लग्न एंड उससे जो प्रश्न का लग्न बनेगा। नहीं, प्रश्न का लग्न है आरूढ़ लग्न, और आरूढ़ लग्न से 10th हाउस की राशि। ओके। आरूढ़ लग्न मतलब आरूढ़ का लग्नेश और कार्येश, अगर दोनों हैं, चंद्र राशियां हैं, तो वो सफलता है। और अगर दोनों सौर हैं, उधार सौर राशि या दिवा बली है, तो प्रश्न असफलता की तरफ है। और एक चंद्र और दूसरा सौर्य है, तो उसमें बाधाएं होंगी, लेकिन प्रश्न जो है सक्सेसफुल हो जाएगा, काम होगा, लेकिन स्ट्रगल के बाद, रुकावटों के बाद का होगा। 50% को मतलब यही मानते हैं कि काम होगा लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी।
अब हम देखते हैं और रूल्स। हम देखते हैं कि जो घटना है उसका समय कैसे देखें। बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। आपको जब भी कोई प्रश्न करता है, आप ये तो बता देते हैं कि ये प्रश्न आप जो कर रहे हैं, ये काम जो है वो सक्सेसफुल होगा, तो इमीडिएटली क्वेश्चन आता है कब। अब कोई भी काम के लिए आप कब कैसे बताएं। इसमें हम देखते हैं कि योग जो है वो ग्रह से बन रहे हैं। घटना का संकेत करने वाला ग्रह कौन सा है, ठीक है। जैसा प्रश्न होगा उससे हम ग्रह देखेंगे। गवर्नमेंट जॉब के बारे में कहता है सूर्य, कोई लग्जरीज के बारे में बात करता है तो हम शुक्र को देखेंगे। इस तरह से वो घटना का संकेत करने वाला ग्रह देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे दशा, विंशोत्तरी दशा। प्रश्न शास्त्र में हम विंशोत्तरी दशा को कंसीडर, तो दशा देखेंगे उस टाइम पे कौन से ग्रह की दशा चल रही है, कौन से ग्रह की उसमें अंतर दशा है, कौन सी प्रत्यंतर दशा है। प्रत्यंतर दशा तक जरूर जाए और आगे जरूरत पड़ी तो सूक्ष्म दशा भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ हम एक एक दिन को कंसीडर। तो ये दशा देखेंगे उस टाइम पे वो जो योग बन रहा है कुंडली में, उस ग्रह की दशा है या नहीं। अगर उस ग्रह की दशा होगी तो ही जो है वो योग एक्टिवेट होगा, अदरवाइज नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है ग्रहों का गोचर। गोचर देखेंगे। उस दिन आप में से कोई कह रहा था कि गोचर कैसे देखते हैं, तो मैं अभी थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूंगी गोचर कैसे देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ताजिक सिद्धांत। ताजिक के कुछ योग होते हैं, वो कैसे देखते हैं उनको भी हम कंसीडर करेंगे। मैंने तेजिंदर जी आपको गोचर की 2 कुंडली भेजी थी, क्या आप लगाएंगे? भेजिए जो अपने ओपन हुई, यस। अगर आप जो लगा देंगे तो फिर मुझे बनानी पड़ेगी, बनाने में टाइम चला जाएगा। जो जन कुंडली और गोचर कुंडली भेजिए ना। हाँ जी, हाँ जी। 1 मिनट अभी लगा रहा हूँ। वैसे इसमें 2 कुंडली नहीं बनती है गोचर में, प्रश्न शास्त्र में, क्योंकि प्रेजेंट कुंडली ही गोचर की कुंडली होती है। पर गोचर कुंडली जन्म कुंडली पे कैसे लगाते हैं ये मैं आपको देखिए। ये 2 कुंडली हमारे पास है, ये जन्म कुंडली है और ये गोचर कुंडली। अब ये थोड़ा जूम कर सकते हैं इसको? जी सही, ठीक है। मैंने ये जन्म कुंडली है और ये गोचर कुंडली है। जन्म कुंडली मतलब जो जन्म के समय ग्रह थे, जन्म के टाइम पे वो है, और ये आज के प्रश्न कुंडली में यही कुंडली आती है। तो हमें उस टाइम का ही गोचर देखना हो। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ गोचर कैसे देखा जाता है। जन्म, सपोज ये लग्न है इसकी, और गोचर कुंडली की भी मिथुन की लग्न आई है। अब हम यहां से शुरू करते हैं। हम बोलेंगे कि लग्न में लग्नेश बुध, लग्नेश और चतुर्थेश बुध। अब हम यहाँ के ग्रह को अभी बिल्कुल भूल जाएंगे, यहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है उससे मतलब। ये देखेंगे राशि स्वामी। लग्नेश जो है वो बुध है और यहाँ पे चतुर्थेश बुध है।
लग्नेश और चतुर्थेश बुध जन्म कुंडली में तीसरे भाव में बैठे सूर्य के साथ। अब हम आएंगे गोचर की कुंडली। गोचर की कुंडली में ये बैठे हैं बुध तुला राशि के होके और 5वें भाव पे मंगल के ऊपर गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे ये 5th हाउस में है, तो यहाँ पे भी ये 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब है जन्म कुंडली के 5th हाउस पे गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पे जो ग्रह है वो मंगल है, तो मंगल के ऊपर गोचर कर रहे हैं। अब बुध का इफेक्ट मंगल के साथ आए। फिर हम आते हैं द्वितीयेश चंद्रमा। द्वितीयेश चंद्रमा अष्टम भाव में मकर राशि में बैठे। गोचर में चंद्रमा द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, इसलिए किसी के ऊपर ग्रह सिर्फ भाव से निकल रहे हैं। तृतीयेश बुध, तृतीयेश सूर्य, यहाँ पे सूर्य है ना, तृतीयेश सूर्य तृतीय भाव में ही बैठे, बुध के साथ कंजंक्शन में बैठे हैं। और गोचर में सूर्य कन्या राशि में तीसरे भाव पे बुध और सूर्य के ऊपर गोचर कर रहे हैं। फिर हम आते हैं चतुर्थेश बुध चौथे है। भाव में, चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य जो है 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। हाँ जी, तृतीय भाव में, सॉरी 4th हाउस पे, फोर्थ 4th हाउस। हाउस पे शुक्र के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। अब देखिए सूर्य और शुक्र दोनों मित्र नहीं है, तो सूर्य का गोचर शुक्र के ऊपर होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट दिखाई देगा। अब हम देखेंगे चतुर्थेश बुध ऑलरेडी गोचर जो है वो यहाँ पे कर चुके हैं 5वें भाव पे तुला राशि के हो। अब हम देखते हैं पंचमेश और कहाँ है शुक्र की दूसरी राशि, पंचमेश और द्वादशेश शुक्र। पंचमेश और द्वादशेश शुक्र तृतीय भाव में सिंह राशि में तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं सूर्य और बुध पे। तो शुक्र का गोचर भी सूर्य और बुध पे बहुत अच्छा, बुध के ऊपर तो फिर ठीक है, सूर्य के ऊपर ठीक नहीं। षष्ठेश और लाभेश मंगल, षष्ठेश और लाभेश मंगल गोचर में कहाँ है, गोचर में वृश्चिक राशि के स्वराशि के होकर और छठे भाव पे केतु के ऊपर गोचर कर रहे। इसी तरह हम सारे भाव का गोचर जो है वो देख लें। अब यहाँ पे प्रश्न कुंडली में गोचर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये कुंडली है, ये कुंडली नहीं है हमारे इसको पास। स्टॉप कर दूं मैं, स्टॉप शेयर कर दूं मैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे पास सिर्फ एक कुंडली है, तो उसमें हम देखेंगे कि सूर्य किस राशि पे किस भाव में गोचर कर रहे। तो इस तरह से हम गोचर को देखेंगे। तो यहाँ पे हम इन पॉइंट्स को देखेंगे घटना का निर्धारण करने के लिए कि ग्रहों का क्या रोल है,
घटना का संकेत किस ग्रह के द्वारा मिल रहा है, और दशा कौन सी चल रही है, ग्रहों का गोचर कहाँ पे हो रहा है, और ताजिक के सिद्धांत। तो हम आगे बढ़ने से पहले थोड़े से ताजिक के सिद्धांत जो है वो पढ़ेंगे। ताजिक शास्त्र क्या है? एक्चुअल में क्या हुआ था, जब हमारे कंट्री पे दूसरे लोगों ने अटैक किए तो हमारे जो ग्रंथ थे वो ले गए। बेसिकली ताजिक शास्त्र ज्योतिष का ही एक रूप है, और फिर उन्होंने उसमें अमेंडमेंट्स कर दिए, अपने अकॉर्डिंगली अपने वर्ड्स डाले, अपने योग बना के डाल दिए, जैसे स्टडीज की, और उसको एक नाम दिया ताजिक शास्त्र। अगर हम बेस में जाएं तो ताजिक भी हमारे ज्योतिष का ही। तो बहुत से इसमें देश जैसे फ्रेंच, फ्रांस का हो गया, ईरान, अफगानिस्तान आदि, और वहां वो और डेवलप आ गया। तो हम अभी बहुत ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे। ताजिक के काफी योग हैं जो कि प्रश्न शास्त्र में बहुत कंसिडर किए जाते हैं। हम सिर्फ के बारे में जो मेन मेन योग हैं, इकबाल योग, ये मैं आपको उसमें डाल देंगे। सभी ग्रह केंद्रों और पणफर में हो। केंद्र होते हैं 1, 4, 7, 10, और पणफर होते हैं 2, 5, 8 और 11। अगर सभी इसमें या तो केंद्र में हो या फिर पणफर में हो, 2, 8, 2, 5, 8, 11 में, इनमें से किसी में भी हो तो वो इकबाल योग कहलाता है। और इकबाल योग प्रश्न की सक्सेस के लिए अच्छा माना जाता है। बोर्ड में मैम छोटा छोटा अगर कुंडली बनाकर आप बताते हो ना, सिर्फ डॉट्स के साथ ही, हाँ जी, वो मैं ज्यादा बढ़िया इसके रहेगा। हाउस के नाम लिख देती हूँ। 1, 4, 7, 10, 2, 5, 8, 11, ये केंद्र होते हैं, सेंटर, और ये को पणफर कहते हैं। अगर सारे ग्रह इनमें आ गए तो वो एक अच्छा योग माना जाता है, प्रश्न की सक्सेस बताने वाला योग। मैडम, पनफर और केंद्र दोनों में हो या सिर्फ केंद्र में हो या फिर पनफर में हो? सारे इनमें से किसी में भी, मतलब 1 में अच्छा, है, 4 में नहीं है, 7 में है, 5 में, 8 में, इसमें ठीक है इनमें मैम। से हो। मतलब केंद्र और पनफर में हो तो सारे ग्रह हमारे योग इकबाल योग माना जाएगा। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू मैडम। दूसरा है इंदुवार योग। सभी ग्रह ओपोक्लिप में हो, 3, 6, 9 और 12 में। तीन, 6, 12, इसको इन इन भागों को कहते हैं ओपोक्लिप। अगर इनमें होते हैं सारे ग्रह तो प्रश्न की सक्सेस जो है वो डाउटफुल है, असफलता की तरफ ज्यादा जा रही है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न शास्त्र में कंसीडर करते हैं वो है इत्थशाल योग। इत्थशाल योग, इसके 3 रूल माने जाते हैं, 3 कंडीशंस हैं इसकी। फर्स्ट है, जो फास्ट मूविंग प्लेनेट है, अब इसके लिए आपको प्लैनेट्स की गति देखनी पड़ेगी।
कौन तेज है कौन स्लो है? सबसे तेज मूव करने वाला प्लेनेट कौन सा है? चंद्रमा। बुध, मरकरी। मरकरी चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा चंद्रमा है। मरकरी सौर मंडल का है, जो सूर्य के चारों तरफ ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, उसमें बुध है। लेकिन हमारे जो ज्योतिष के ग्रह हैं उसमें चंद्रमा। अब इसको हम उसमें सौर मंडल में क्यों नहीं ले जाते? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है। चंद्रमा की गति उन सारे 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा है। तो जो फास्ट मूविंग प्लेनेट है वो स्लो मूविंग प्लेनेट के पीछे हो। ठीक है। जैसे चंद्रमा की डिग्री है, अगर शनि की डिग्री 10 है तो चंद्रमा की 20 होनी चाहिए। तो 10 से कितनी भी हो, 10 से 11 भी हो सकती है, लेकिन 9, 10 से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर 10 से नीचे होगी तो क्या होगा? अगर सपोज चंद्रमा की गति है 11 डिग्री, शनि की है 10, तो ये शनि को क्रॉस करेगा ना। और अगर इसकी 9 डिग्री है तो वो तो चंद्रमा यहाँ 9 डिग्री पे है, शनि पीछे से आ रहे हैं 11 डिग्री पे, तो चंद्रमा तो फास्ट है, पहले ही निकल जाएगा और इसको टच ही नहीं करेगा। तो नहीं तो हमेशा मैडम, नो करेगा ना टच। नो तो जो है, अगर चंद्रमा 9 पे है, शनि 11 पे है, तो वो 9 से आगे बढ़ेगा। 9, 10, 11, 12, आखिर चंद्रमा आगे बढ़ेगा ना मैडम। चंद्रमा देखिए, सॉरी, आप हाँ उल्टा बोल गए मैडम आप। उल्टा बोल गई। या शनि 9 पे है और चंद्रमा 11 10 पे। पे, हाँ फिर बिल्कुल ठीक हो, तो क्रॉस कर गया ऑलरेडी। हाँ हाँ, सॉरी। तो ये क्या होगा? ये क्रॉस नहीं करेगा, ये आगे बढ़ जाएगा। यहाँ भी ये शनि 11 पे है और चंद्रमा 10 पे है, तो ये क्रॉस नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए, चंद्रमा 10 पे है और शनि 11 पे है, तो चंद्रमा इसको क्रॉस करेगा, क्रॉस करके आगे बढ़ेगा। और अगर ये उल्टा हो जाए, शनि पीछे है और चंद्रमा आगे है, चंद्रमा 11 पे है और शनि 10 पे है, तो ये इसको क्रॉस नहीं करेगा। और जब उसको क्रॉस नहीं करेगा तो इत्तेशाल योग नहीं हो। इत्तेशाल की जो पहली कंडीशन है वो पूरी नहीं। दूसरी कंडीशन क्या है? दोनों ग्रहों में पारस्परिक जो है वो ताजिक दृष्टि हो। अब ताजिक में दृष्टि जो है, हम नॉर्मली जो पराशर दृष्टियां हैं वो हम ग्रहों की देखते हैं, ग्रह की दृष्टि। ताजिक में राशि की दृष्टि मानी जाती है, राशि दृष्टि देती है। तो राशि की जो दृष्टियां हैं, एक दूसरे से तीन, 5, ये राशियां हैं। ठीक है, ये ग्रह ग्रह के भाव नहीं है, राशियां हैं। 3, 5, 9 और 11, ये जो राशियां हैं ये आपस में मित्र दृष्टि। 3 की 5 पे, 5 की 9 पे, 11 पे, 11 की 3 पे, 9 की 5 पे, ये मित्र दृष्टि देती। और 1, 4, 7 और 10, मेष, कर्क, तुला और मकर, इनकी जो है वो शत्रु दृष्टि देती। इसकी अगर 1 की 3 पे है तो शत्रु, 4 की 5 पे है तो शत्रु, इसकी 7 पे, इसकी इस तरह से, और इसकी पे। अगर एक दूसरे पे दृष्टि दे रहे हैं तो वो मित्र दृष्टि होगी, और अगर इस ग्रुप की दृष्टि यहाँ है तो शत्रु दृष्टि। इत्तेशाल का जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि ग्रहों की आपस में जो दृष्टि है वो मित्र होनी चाहिए। ग्रह इन राशियों में इस तरह से बैठे हों
कि वो एक दूसरे पे, अगर हमको कंसीडर करना है शनि और मंगल, तो ऐसा ना हो कि शनि इनमें से किसी में हो और मंगल इनमें से किसी में। अगर शनि और मंगल दोनों इसमें है या दोनों इसमें है तो वो उनकी मित्र दृष्टि होगी। अगर एक दूसरे ग्रुप में है तो उनकी शत्रु दृष्टि। ये दूसरी इत्तेशाल की जो है वो कंडीशन। तीसरी कंडीशन है ताजिक में ग्रहों के दीप्तांश होते हैं। ग्रहों की कितनी चमक है उस पे दीप्तांश निकाले जाते हैं। वो निकालने कैसे, वो लंबा प्रोसेस है, उस पे नहीं चाहिए। हर ग्रह को दीप्तांश दिए हो, जैसे सूर्य 15 डिग्री पे और चंद्रमा के हैं 12, ये डिग्री नहीं है, ये पॉइंट्स मिले। मंगल 8, बुध के पास है 7, बृहस्पति के पास है 9, शुक्र के पास है 7, शनि के पास है। अब हम देखते हैं कि ये जो दीप्तांश हैं, इसको जिन ग्रहों को हमें 2 ग्रहों को कंसीडर करना है उनका प्लस करेंगे। सपोज सूर्य और चंद्रमा 15 और 12, 15 और 12 हुए 25। अगर दीप्तांश 10 डिग्री के या 10 पॉइंट्स के अंदर अंदर आते हैं। 27 आएगा मैम, 27, 12 है, आपने 10 कर दिए। अच्छा 12, 27। 2 ग्रहों के दीप्तांश अगर प्लस करके 10 के अंदर आते हैं तो पॉजिटिव होता है, और ऊपर जाते हैं तो नेगेटिव होता है। इसका चार्ट तो ये 3 कंडीशंस जो हैं वो हमारी इसकी जो है वो सीमा में देखते हैं हम। इनके प्लस जो है पॉइंट्स कितने आ रहे हैं। अगर मैडम वो समझ 10 मैडम समझ में नहीं आया ये। है, इसमें चलो
इसको यस, जो भी आंसर आएगा, जैसे चंद्रमा पे 15 हो गए और इसके 12 हो गए, 27 डिवाइडेड बाय 2। अब 27 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 13.5। 13.5। मान लीजिए। 0.5। अब ये 10 से ऊपर आ गया, 10 से ज्यादा है। जो 10 से ज्यादा है वो नेगेटिव माने जाते हैं, और जो 10 के कम है वो पॉजिटिव। इनको हम कहते हैं इसकी औसत सीमा 10 पॉइंट्स। मैडम जब भी कभी हम कंजक्शन में जाएंगे तो वो सबका ही 10 से ऊपर ही आएगा, 10 नीचे तो कंजक्शन में आ ही नहीं सकता। डिवाइडेड बाय 2 भी है ना, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक। थैंक यू मैम। उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। मैडम दृष्टि भी समझ में नहीं आया था मेरे को, कैन यू रिपीट इट अगेन प्लीज? यस, इसको ये समझ में आ गया, ये इसको मिटा हाँ, ये क्लियर हो गया। आप डिवाइड कर दिया 2 से, समझ में आ गया। 2 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, देन इट इज क्लियर। दृष्टि देखिए, 2 ग्रुप हैं, 3, 5 और 9, 11। ये राशियां हैं, ठीक है। ठीक है जी। मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ। और दूसरी है 1, 4, 7 और 10। अब ये राशियों के 2 ग्रुप हैं। ये अगर ये इन राशियों में दोनों ग्रह हैं, जो 2 ग्रहों की हम बात कर रहे हैं। अच्छा। इत्तेशाल योग हमेशा 2 ग्रहों में ही होता है। तो अगर वो इनमें से है, सपोज मान लीजिए बुध है, 3, 5, 9, 11 में है, ठीक है। दूसरा ग्रह हम इत्तेशाल देख रहे हैं मंगल का, वो 1, 4, 7, 10 में है। तो ये आपस में हो जाएंगे शत्रु। शत्रु। और अगर बुध और मंगल राइट राइट, दोनों समझ में आ गया। इनमें से हैं, या इस ग्रुप में या इस ग्रुप में से दोनों, तो वो हो देन जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आ गया मैडम। ठीक है। ठीक है। या तो ये इत्तेशाल की तीनों कंडीशंस हो गई। एक तो फास्ट मूविंग प्लैनेट पीछे होना चाहिए, डिग्रीज उसकी ज्यादा होनी चाहिए, और जो स्लो मूविंग प्लैनेट है उसकी डिग्री कम होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन मतलब फास्ट मूविंग जो है उसको क्रॉस करे। पहली कंडीशन, मैडम, बंद एक बात बताएं, इसमें चंद्रमा तो सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट हमारे इसमें है, ठीक है ना? तो वो तो सबके आगे ही रहेगा, पीछे कैसे रहेगा? और हमारे पास अब 7 प्लेनेट है, हमारे पास 7 या 8 प्लेनेट्स मान कर चले हैं। हम कोई शनि की ही बात कर रहे हैं या हम किसी भी प्लेनेट की हम बात कर रहे किसी हैं? भी प्लैनेट की बात कर, किसी भी प्लेनेट को शनि। चंद्रमा सबसे फास्ट है ये हमें मालूम है, राइट लेकिन आप देखिए, हम बात करते हैं राशि में एंटर करने की। सपोज राइट। मेष राशि में एंटर कर रहे हैं, कौन? ठीक है। चंद्रमा अच्छा। ने पहले एंटर कर लिया, शनि ने बाद में की, तो चंद्रमा की डिग्री हो गई ज्यादा। सपोज काफी पहले एंटर कर चुका तो नहीं 20 नहीं डिग्री। मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो हम कंपेयर कर रहे हैं चंद्रमा को, ठीक है, प्लेनेट के दूसरे प्लेनेट के साथ, तो कोई स्पेसिफिक प्लेनेट लेना है या रिमेनिंग 8 प्लेनेट्स की बात कर रहे हैं हम? कोई भी, हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली चंद्रमा। अगर हम यहाँ बृहस्पति और बुध की बात करें, इन दोनों में अच्छा, से कौन सा प्लेनेट फास्ट है? बुध। बुध है ना। या तो बुध को पीछे होना चाहिए, बृहस्पति को आगे होना चाहिए।
अब ये कंडीशन कैसे हो पाएगा? मतलब इसका मतलब ये हो गया जितने भी डिग्री प्लैनेट, से, नहीं नहीं डिग्री वो देखते हैं। वो मैं समझ गया हूँ, नहीं दैट आई अंडरस्टैंड, वो मेरे को समझ में आ गया है। तो आप बोल रहे हैं कि जितने भी आपके फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं, जितने भी सोलर सिस्टम के अंदर हमारे, जैसे हम बोलते हैं चंद्रमा सबसे फास्ट है, फिर आपका बुध आ गया आपका, उसके बाद मंगल भी है, हम सूर्य भी है, ये लोग तो एक महीने महीने में क्रॉस कर लेते हैं पूरा, ठीक है ना, एक महीने में एक राशि क्रॉस कर लेते हैं। हाँ जी, इन सबको कंपेयर करना पड़ेगा अब हमको। देखिए हमको सारे प्लैनेट्स की हमको ये पता मूवमेंट कैसे है ये पता चलना चाहिए, गति कितनी है ये मालूम होना चाहिए। ठीक है। अब हमको दो वो प्लैनेट्स चाहिए जिनकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो ये बात होगी ना, नाउ इट इज क्लियर हम टू मी। हम जिनकी बात कर रहे हैं, जो प्लैनेट्स हमें राइट। चाहिए, हमें किसी क्वेश्चन के लिए देखना है कि वो बुध से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम देखेंगे कि इसका, हम बाकी दूसरा प्लेनेट है हमारा कंसीडर कर रहे हैं हम बुध को, हम देखेंगे बुध और गुरु में इत्तिशाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बुध अच्छा। गुरु में इत्तिशाल है तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे, बुध ओके गुरु में ओके ओके इत्तिशाल ओके। नहीं है राइट राइट तो राइट पॉजिटिव राइट। नहीं है। अच्छा, हम ये हमें बोलना, जो दो प्लैनेट्स की हम बात कर रहे हैं, जो उनमें रेफरेंस फास्ट रेफरेंस, हाँ नाउ इट इज क्लियर, नाउ इट ठीक इज है, क्लियर, राइट राइट राइट। और उन्हीं के हम दीप्तांश की बात करेंगे, बाकियों राइट, से मतलब नहीं है। हाँ एग्जैक्टली वही मैं उनका बोल ही रहा हम हूँ। दीप्तांश देख लेंगे हाँ और फिर जी। उसको, दोनों के दीप्तांश को प्लस करेंगे, फिर डिवाइड बाय 2 से करेंगे, राइट और राइट फिर राइट। अगर वो 10 के ऊपर आ रहा है तो वो लो, इत्तिशाल नहीं हो रहा है। हाँ लो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और 10 के नीचे आ रहा है तो इत्तिशाल हो रहा है। हो रहा है, ठीक है जी। तीनों कंडीशन, इत्तिशाल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रश्न कुंडली, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए, मैं इसीलिए इतना टाइम इस पे दे रही हूँ। तो ये हमारा हो गए ताजिक योग, और अब हम आते हैं तीसरे उस पे, वो है इशराफ योग। इशराफ योग, ये जो योग है जस्ट अपोजिट टू इत्तिशाल है। हमने इत्तिशाल में भी 3 कंडीशंस देखी थी, इसकी भी 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है जस्ट अपोजिट टू इत्तिशाल। इत्तिशाल में क्या है? फास्ट मूविंग प्लैनेट पीछे होना चाहिए, इसमें आगे होना चाहिए, उसकी डिग्री जो है वो कम होनी चाहिए, जिससे कि वो जो स्लो मोशन प्लैनेट है उसको क्रॉस ना करे, जस्ट अपोजिट टू इत्तिशाल। दूसरी कंडीशन वो भी इत्तिशाल के अपोजिट है, मित्र दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो है दीप्तांश औसत सीमा से ऊपर हो, 10 के 10 से ऊपर भाई। ऊपर। ठीक है, ये तीनों जस्ट अपोजिट टू इत्तिशाल है। अगर इत्तिशाल योग बनता है तो क्वेश्चन इज पॉजिटिव, और इशराफ योग बनता है तो क्वेश्चन इज नेगेटिव। तो यही ताजिक के हम यही योग देखते हैं, बाकी योग इतने इम्पोर्टेंट नहीं है और डिटेल में भी नहीं जाना। एक हम इकबाल योग देखेंगे, इत्तिशाल देखेंगे और इशराफ, मेन तो हम इत्तिशाल और इशराफ देखते हैं, इकबाल भी। ये हमारे हो गए ताजिक के योग। तो घटना का समय जाने के लिए ताजिक के सिद्धांत भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
अब देखिए कुछ रूल हैं, बाकी के रूल हम जब पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें हम लेंगे। कुछ हैं जो कि हम डिटेल में बहुत लेंगे, जैसे धन प्राप्ति का है। तो धन प्राप्ति होगी या नहीं होगी ये हम अलग योग से देखेंगे, ठीक है। सेकंड भाव को देखेंगे, उसमें ग्रह कौन सा है, सेकंड जो हाउस है उसकी स्थिति कैसी है, 11th हाउस कैसा है, इनसे हम धन का योग देखेंगे। उस पे किसकी दृष्टि है, उसमें योग कौन से बन रहे हैं। अब हमें अगर ये देखना है कि धन की प्राप्ति कब होगी, उसके लिए हम देखते हैं केंद्र में या त्रिकोण में लग्नेश, चंद्रमा और द्वितीयेश की कंजंक्शन हो या दृष्टि द्वारा दोनों जुड़े। फिर से रिपीट करती हूँ, केंद्र और त्रिकोण में, केंद्र आपको पता है केंद्र कौन से भाव होते हैं, 1, 4, 7, 10। एग्जैक्टली, 1, 4, 7, 10, ये जो है केंद्र के भाव होते हैं। ये और ये केंद्र है, और ये 5 और 9। 9, ये जो है वो त्रिकोण है। 1, 4, 7, 10 केंद्र या त्रिकोण में लग्नेश हो, लग्नेश कौन सा होगा, यहाँ पे जो राशि होगी उसका स्वामी। लग्नेश या तो इनमें से किसी में हो या इनमें से किसी में। और द्वितीयेश, द्वितीयेश यहाँ का राशि स्वामी। सपोज लग्नेश है, यहाँ पे हम राशि बिठा देते हैं 3, 4, लग्नेश बुध इनमें से हो और द्वितीयेश भी इनमें ही हो, चंद्रमा भी या तो इनमें हो या इनमें, तो धन जो है वो तत्काल प्राप्ति। हम कह सकते हैं प्रश्नकर्ता को कि आपके पास धन बस आने ही वाला है। कोई आपके पास आता है कि मेरा एरियर है, अभी तक मिले नहीं, मैं सालों से उसके लिए ट्राई कर रहा हूँ। अगर ये योग आपको प्रश्न को नहीं करेगा तो आप बोलिए कि बस आपका काम। और अगर इन पे दृष्टि से भी ये कार्येश और द्वितीयेश एक दूसरे से इन भावों से जुड़े। सेकंड है लग्नेश शुभ षड वर्गों में। षड वर्ग कौन सा होता है, D1, D9 एक्सेट्रा। नवांश कुंडली देख लीजिए, आप बाकी छोड़ दीजिए। नवांश कुंडली में भी अगर लग्नेश इनमें से है शुभ भावों में, तो भी हम कह सकते हैं कि धन की प्राप्ति शीघ्र होने वाली है। और अब दूसरा पॉइंट देखेंगे कि लग्न, शुभ प्रभाव में, यहाँ पे चंद्रमा शुभ ग्रह है, यहाँ पे शुक्र बैठा है, तो ये जो है लग्न जो है वो शुभ प्रभाव है। लग्न के ऊपर दृष्टि जो है वो रुकी आ गई, दृष्टि भी शुभ है और शुभ कर्तरी है लग्न, तो भी हम कह सकते हैं कि धन की प्राप्ति तत्काल की। चौथे या 7वें भाव में चंद्रमा, चंद्रमा या यहाँ हो या यहाँ। 10वें भाव में सूर्य, यहाँ पे सूर्य हो और लग्न में कोई भी शुभ है, बुध है, बुध को भी हम मान सकते हैं, अगर शुभ कर्तरी में है तो शुभ के ही फल देगा।
अगर कुंडली में ऐसा कुछ दिखता है तो भी धन की प्राप्ति इमीडिएट होने वाली है। और अगर सिर्फ हम खाली बता रहे हैं, अगर हमें लगता है कि धन की प्राप्ति नहीं है, यहाँ पे शनि आ गए, लग्न को दृष्टि दे रहे हैं, सूर्य यहाँ से हटके यहाँ आ गए, बाधा आ गई धन प्राप्ति में, तत्काल प्राप्ति नहीं। अगर लग्न शुभ कर्त्री में है, चंद्रमा भी शुभ में है, तो धन आएगा लेकिन अभी नहीं। तो मैडम कब आएगा फिर धन उसके पास? वो तो पूछेगा वो क्वेश्चन। भी हम वो कब की भी हम निकालेंगे, अभी तो हम तत्काल अच्छा, ओके ओके, तेज की बात कर रहे हैं। ठीक, ओके। ठीक है, अब जैसे दूसरा हम और क्वेश्चन ले सकते हैं, वर्षा का आगमन। अगर सूर्य और चंद्रमा से 7वें भाव में शुक्र है और शनि है, सूर्य और चंद्रमा से 7वें भाव में, अब सपोज सूर्य यहाँ है, सूर्य का 7वां भाव कौन सा है? 4th, सामने वाला है ना। यहाँ पे शनि और चंद्रमा से 7वें भाव में शुक्र, चाहे युति ही कर रहे हैं, दोनों युति ही करेंगे, तो हम कहेंगे कि वर्षा का आगमन होने वाला, वर्षा होने ही वाली है। ये मेदिनी का सवाल भी आ गया प्रश्न। सूर्य और चंद्रमा से लग्न से 4थे भाव और 8वें भाव में शुक्र और शनि हो, लग्न से 8वें और 4थे भाव में, ये लग्न है, यहाँ से 4थे भाव में शुक्र और 8वें भाव में शनि है, तो भी वर्षा आगमन शीघ्र होगा। ये भी वर्षा का संकेत देता है। बाकी है और वो लापता वस्तु, लापता व्यक्ति, तो इसका हम जब हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज तब इसको डिस्कस करेंगे। कब के लिए सबसे पहले तो हम दशा देखेंगे। जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं वो अंतर प्रत्यंतर या महादशा में है या नहीं। अब प्रश्न कुंडली जो है वो 1 वर्ष तक काम करती है, 1 वर्ष के लिए ही बनती है, ज्यादा के लिए नहीं। मतलब अंतर प्रत्यंतर किसका? देखिए, विंशोत्तरी दशा जो होती है, हर जो 120 साल की विंशोत्तरी दशा होती है उसमें डिवाइडेड होती है, ठीक है, वे 9 ग्रहों को डिवाइड किया होता है 120 साल। चंद्रमा की कितनी है, सूर्य की कितनी है, अलग अलग इनकी दशाएं होती। जी जी। तो उसके अंदर एक महादशा है, उसके अंदर फिर अंतरदशा आती है, कुछ टाइम की आती नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था, है। आप मेरा एस्ट्रो क्वेश्चन से ये था मैम, जी जैसे हम, जी मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हमने देखा कि हमारा लग्न में जो ग्रह है, जैसे हम धन प्राप्ति के एक समय की मान लीजिए बात करते हैं या वर्षा कब होगी उसकी बात करते हैं, तो कब होने के लिए जो अंतरदशा हम देखेंगे अच्छा, वो हम किसकी अंतरदशा आप देखेंगे? द्वितीयेश की देखेंगे द्वितीय और की देखेंगे। लग्नेश और की भी वर्षा के देखेंगे, केस में? द्वितीयेश। हाँ जी। अच्छा। और वर्षा के केस में जैसे आपने बताया कि एक दूसरे से सप्तम होते हैं शुक्र शनि सूर्य चंद्र से, दशा तो वैसे देखिए, आपको ग्रह की दशा देखने की जरूरत नहीं है, दशा उस टाइम पे कौन सी चल रही है ये देखिए। अच्छा, तो उनमें से मान लीजिए कि वो शुक्र या शनि की दशा होती है तो वो ओके होगा, या चंद्र सूर्य की दशा होगी तो ओके होगा? आपको कौन सा ग्रह वहां पे काम करेगा वो देखना है। जैसे कि अभी आपकी दशा चल रही है, आप निकाल सकते हैं अभी कौन सी दशा चल रही है। ठीक है, मैं जी। आपको निकाल के
उस टाइम पे अगर उस ग्रह की दशा मिल गई, जरूरी नहीं है कि उस ग्रह की दशा हमें मिल ही जाए। जी। एक्चुअली यहाँ क्या थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है कि जैसे वर्षा योग में हम देख रहे हैं, तो हाँ जी, उसमें हम ये कहते हैं कि सूर्य से सप्तम यदि शुक्र या शनि हो। ये तो हम अभी दशा की बात नहीं कर रहे, ये तो हम प्रश्न कुंडली ही देते कि हाँ अगर हाँ। सूर्य से सप्तम में है तो हम तत्काल दर्शा वर्षा जो है उसी टाइम होने वाली। अच्छा अच्छा। यहाँ पे हम दशा की बात नहीं कर ओके ओके। रहे। ये कुछ योग हैं जो इमीडिएट इफेक्ट बताते हैं। देखिए अभी महादशा चल रही है राहु की। जी, वो दशा अंतरदशा तो कोई। हाँ जी, अब अंतर दशा देखते हैं हम। आ, राहु में शनि की दशा चल रही है नवंबर 24 तक, और नवंबर 23 से 18 अगस्त से नवंबर 2023 तक राहु में शनि, शनि में चंद्रमा चल रहे हैं। और सूक्ष्म दशा चल रही है, आज की डेट क्या है, 25। जी मैम, 25। आज की दशा है राहु में शनि, शनि में चंद्र, चंद्रमा में गुरु। तो इस तरह से हम दशा देखेंगे और फिर इनको सबको हम देखेंगे कि ये एक दूसरे से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। राहु में शनि का क्या फल होगा, शनि में मंगल, चंद्रमा का, और चंद्रमा में। तो आज के लिए देखें तो चंद्र और गुरु जो है वो मिल गए हैं, तो वो एक अच्छा जो है वो इम्पैक्ट देंगे आज को। पर साथ में जो राहु के ऑब्स्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं नजर आए, शनि का डिले है वो भी कहीं ना कहीं नजर आए। तो इस तरह से दशा तो हमें पता चल गई कैसे निकालनी है। गोचर भी हमने देख लिया, बाजी के सिद्धांत भी हमने देख। आज का आज तो टाइम ज्यादा हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा पहले ये डिस्कस करेंगे कि घटना का एग्जैक्ट समय हम कैसे निकालें। मंडे को क्लास होगी मैम? मंडे का मैं अभी आपको कंफर्म नहीं कह पाऊंगी, संडे तक हम डाल देंगे। ठीक है। तो आज की क्लास आज की क्लास, जी हाँ, हम यहीं पे घटना का एग्जैक्ट समय हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा नेक्स्ट क्लास में, और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी उससे दिन। आज के उसमें कोई क्वेश्चन है तो। मैडम एक बार दीप्तांश को थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे, 2 मिनट। मैं करूँ। आप एक चाहे तो टेबल बना लीजिए, बता दो। सूर्य के हैं 15,
चंद्रमा के हैं 12, मंगल के 8, बोर्ड इधर कर लीजिए। सॉरी, मंगल के 8, सन, मार्स, बुध और जुपिटर, वीनस, सैटर्न के हैं 7, जुपिटर के हैं 9, 7, 9। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं गणेश के। अब हमको औसत निकालना है, तो हमको ये 2 ग्रहों के, को सन और मरकरी, इसको प्लस करना है और फिर इसको जो भी हमारा सम आएगा उसको हमें 2 से डिवाइड करना है, 2 से और डिवाइड फिर करना जो भी आएगा उसको हम 10 से देखेंगे। अगर 10 के ऊपर है तो वो नेगेटिव है, और 10 से अंडर है तो वो पॉजिटिव। है। डन डन। अगर 10 थैंक यू के नीचे आ रहा है औसत तो ये इत्थशाल है, मैम। ओके 10 के ऊपर आ रहा है तो ये इशराफ। ठीक है, जी मैम, थैंक यू। एनी कंफ्यूजन इन दिस? और कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए अपना। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको आज भेज दूंगा। मैं, आप इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा। थोड़ा सा टिपिकल है ये, ताजिक योग हैं, थोड़े से टिपिकल हैं, आप एक बार देखिएगा। इत्तिशाल को देखिएगा। मैम ने आज जो पढ़ाया है उसको मैं थोड़ा सा रिफाइंड वे में इसके नोट्स बनवा कर आपको भेजूंगा मैं। इत्तिशाल के, इशराफ के, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट योग हैं, और यही दोनों योग जो है मेनली यूज होंगे प्रश्न कुंडली में। तो इसके प्रश्न कुंडली में ये बहुत यूज हो। इन दोनों के मैं बहुत अच्छे से नोट्स बनवा कर भेजूंगा आपको, एकदम क्लियर हो जाएगा नोट्स में। आप फिर भी आप एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, तो जो कंफ्यूजन आपकी रह गई है वो नोट्स में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जी फिर होपफुली मंडे को मिलते हैं। अगर मंडे को क्लास नहीं होगी तो हम आपको संडे को इन्फॉर्म कर देंगे, संडे या मंडे तक, मैक्सिमम मॉर्निंग तक इन्फॉर्म कर देंगे। अगर मैम को कोई काम पे जाना, किसी, आई थिंक उनका कोई इंपॉर्टेंट काम है, पेंडिंग है, तो शायद मंडे को क्लास ना ले पाए, तो आई विल इन्फॉर्म यू। ओके थैंक यू सो मच एंड Thank गुड you, नाइट ma'am. एवरीवन। Thank you, sir. Good night. मोस्ट वेलकम। बाय एंड हैव a nice weekend. Thank Okay, you. good night. गुड Good नाइट night, ma'am. Good night, sir. and Good night. nice and very happy ahead. See you then.